हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ, है ना। एडजस्टमेंट नंबर 5, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ऐसी इनकम जो अभी तक हमने नहीं कमाई है बट वो हमको एडवांस में मिल चुकी है, तो वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। ठीक है, द अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका मतलब है दैट पोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का वो भाग विच हैज बीन रिसीव्ड बिफोर गुड्स सोल्ड और सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड। अभी तक हमने गुड्स को सेल नहीं किया है, ना हमने कोई सर्विस रेंडर की है, उससे पहले ही हमको क्या हो गया है, इनकम मिल चुकी है। द अनअर्न्ड इनकम relates to the next year or the future period but has been received in the current year। जो अनअर्न्ड इनकम है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है या फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड है ना, पर वो हमने करंट ईयर में ही रिसीव कर ली है। सो ऐसी जो इनकम होती है उसको बैलेंस शीट में हम कहाँ दिखाते हैं, एज अ करंट लायबिलिटी, है ना। और कब तक दिखाएंगे, टिल द टाइम द पर्टिकुलर गुड्स आर फाइनली सोल्ड और सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड। जब तक कि वो पर्टिकुलर जो गुड्स है वो बिक नहीं जाती या फाइनल जो सर्विसेज है वो रेंडर नहीं हो जाती, है ना, तब तक उसको दिखाते रहेंगे। द एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड इनकम और द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज एज अंडर। इनकम, जो भी हमारी इनकम होगी, रेलिवेंट इनकम, उसको डेबिट करेंगे और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्यों? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट जो होगी वो रेलिवेंट इनकम होगी, जो भी रिलेटेड इनकम है हमारी। ठीक है, तो इसकी नरेशन लिख देंगे, अनअर्न्ड इनकम टेकन इनटू अकाउंट। द ट्रीटमेंट जो होगा फाइनल अकाउंट्स में उसका क्या होगा, देखिए पहला जो मैंने आपको बता दिया, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आएगी एज अ करंट लायबिलिटी, है ना। तब तक आएगी जब तक कि वो पर्टिकुलर गुड्स फाइनली सोल्ड ना हो जाए। अच्छा, यहाँ लिखा गया है कि when unearned income और income received in advance is mentioned outside the trial balance। तो ये पहला केस है कि जो अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा हुआ होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो अनअर्न्ड इनकम होती है ना, इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकम। जो भी हमारी टोटल इनकम होगी उसमें से ये अनअर्न्ड इनकम, है ना, ये क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ओके, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये इसका पहला इफेक्ट है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हम इसको एज अ करंट लायबिलिटी शो करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये इसका दूसरा इफेक्ट होगा। तो ये कब होगा, जब आपके पास इनकम अनअर्न्ड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिखा है ट्रायल बैलेंस के बाहर। उसके बाद देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द एग्जांपल। यहाँ पे कुछ बताया गया है, देखिए कि आपके पास ये रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, जो है आपके पास 10,000 रुपए एडवांस में आपने एडवांस रिसीव किया है। टोटल रेंट जो पूरी साल में आपने रिसीव किया वो 60,000 रुपए है। ठीक है, तो जो 60,000 का पूरा रेंट है वो बाय रेंट रिसीव्ड हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और लेस कर देंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 और बाहर 50,000 दिखा देंगे। तो ये पहला इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में, इसको एज अ करंट लायबिलिटी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को। ठीक है, 10,000 की, तो 10,000 यहाँ माइनस होगा और 10,000 बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा केस आता है यहाँ पे, क्या, अगर अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो उसका एक सिंगल इफेक्ट होगा, सिर्फ एक सिंगल इफेक्ट क्या होगा, अगर ऐसा दिया गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो हम उसको एज अ करंट लायबिलिटी सिर्फ शो करेंगे बैलेंस शीट में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी। तो उसका एक सिंगल इफेक्ट होगा कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया है ना, तो ओनली एज अ करंट लायबिलिटी ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट हम उसको शो करेंगे, किसको, जो हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगी। ऐसा क्यों है,
देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो इनकम है इससे रिलेटेड जो एडजस्टिंग एंट्री है वो हमने ऑलरेडी पास कर दी है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, है ना, तभी उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, इसलिए उसका सिंगल इफेक्ट होगा। ओके, अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के साथ जीएसटी भी है तो जो उसकी एंट्री पास होगी, देखिए व्हेन इनकम इंक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज रिसीव्ड, तो कैश और बैंक डेबिट हो जाएंगे, कोई एक अकाउंट टू रेलिवेंट इनकम अकाउंट, और जीएसटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, इनकम के साथ आउटपुट जीएसटी आता है। दूसरा, व्हेन एडजस्टमेंट इज मेड फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम अकाउंट डेबिट, है ना, एडजस्टमेंट एंट्री इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री थी और ये रिसीव करने की। तो ये आपकी जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, ठीक है। तो नोट डाउन करते जाइए आप जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट है सिक्स्थ डेप्रीसिएशन, ये सिक्स्थ एडजस्टमेंट है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज, ऑब्सोलेंसेस एंड एक्सीडेंट, है ना, कोई एसेट ऑब्सोलीट हो चुकी है, एक्सीडेंट हो गया है, या पासेज ऑफ टाइम, ना, टाइम बीतने के कारण उसके वैल्यू में कमी आ रही है, फॉल हो रहा है, ये बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है ना, नॉन कैश एक्सपेंस है ये, ठीक है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, ठीक है। डेप्रीशिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली, है ना, डेप्रीशिएशन को रिकॉग्नाइज तभी किया जाएगा at the end of accounting period and not on a day to day basis, ठीक है। at the year end the value of fixed asset is reduced by the value of depreciation, ठीक है, कि जो डेप्रिसिएशन द वैल्यू है वो फिक्स्ड एसेट की वो रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, देखिए तो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया है तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो भी जिस भी एसेट पे लगाई जाएगी, दूसरा उस डेप्रिसिएशन को फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इन केस अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है तो पहले डेप्रिसिएशन को लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, फिर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि एसेट को, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से कुछ बातें समझने वाली हैं कि जब डेप्रिसिएशन मेंशन है बैलेंस शीट के बाहर दी हुई तो उसका जो इफेक्ट होगा वो डबल इफेक्ट होगा। पहला, फर्स्ट द डेप्रिसिएशन फॉर पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके पास क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा, उसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर देंगे, है ना, जो भी आपका मेथड है डेप्रिसिएशन का उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद एडजस्टिंग एंट्री जो है डेप्रिसिएशन की पास हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस डेप्रिसिएशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में, मतलब उसको पहला इफेक्ट है कि उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है वो है डिडक्ट इट फ्रॉम रेलिवेंट एसेट अकाउंट इन द बैलेंस शीट, जो भी हमारी एसेट होगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी होगा वहाँ पे जो है वो दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, वो डेप्रिसिएशन वहाँ कंसर्न एसेट से माइनस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया होता तो ये प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अच्छा दूसरा क्या केस है कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हमने मेंटेन किया है तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड कीपिंग द रेट, है ना, रेट को ध्यान में रखते हुए, और जो मेथड है हमारा उसको ध्यान में रखते हुए, एंड द करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन रेलिवेंट एसेट इज डेप्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी होगी डेप्रिसिएशन, है ना, करंट ईयर की, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। पहला इफेक्ट तो यही होगा, है ना, कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी। और दूसरा, बैलेंस शीट में क्या होगा, वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट इज शोन ऑन नेट of provision for depreciation, which is total value of accumulated depreciation, that is provision for depreciation for previous year plus
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब बैलेंस शीट में जो है क्या कैसे ट्रीटमेंट करेंगे स्टूडेंट, कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया होगा, वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट इज शोन नेट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन which is total value of accumulated depreciation, that is provision for depreciation for previous year, पिछले कई सालों का जो प्रोविजन होगा, है ना, वो, और जो करंट ईयर में हमने बनाया होगा वो, है ना, तो वो दोनों हम माइनस करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा इसको। ये डेप्रिसिएशन वाला जो है एडजस्टमेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, मतलब थोड़ी ये मुश्किल लगेगी आपको कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने मेंटेन करेंगे तो प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं भी आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है ना। ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है अब कि डेप्रिसिएशन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जर्नल एंट्री जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड वो तो पास हमने कर ली है ना। और एलिवेंट एसेट वैल्यू इज नेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज द डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड आउट ऑफ इट। तो रेलिवेंट एसेट वैल्यू इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी उससे डिडक्ट कर दी गई है। तो अब जो सिंगल इफेक्ट इसका क्या पड़ेगा, अगर आपके पास डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हो तो उसका सिंगल इफेक्ट ये होगा कि डेप्रिसिएशन को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही शो करेंगे, है ना, मतलब उसको बैलेंस शीट में माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से एडजस्ट हो चुकी है, ऐसा जो है वो होगा। ठीक है। डबल इफेक्ट कब होगा, डबल इफेक्ट तब होगा जब वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी गई होगी, है ना, पहला केस है। और दूसरा जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में ही आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लिख लीजिए, ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अच्छा कुछ बातें यहाँ पे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और भी है पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव due consideration to the period for which depreciation is to be calculated, because depreciation is only for the period in which asset is used। देखिए depreciation is only for the period, depreciation जो लगाई जाएगी वो सिर्फ उस पीरियड के लिए लगाई जाएगी जिसमें उसको यूज किया गया है ना, जितने पीरियड के लिए यूज किया गया है। ठीक है। सपोज करिए एक प्लांट है, उसको इंस्टॉल किया गया है ना, 1 अप्रैल 2017 को, और उसकी कॉस्ट है 25,000 और उस पर डेप्रिसिएशन 10% की है। एक और मशीनरी 10,000 रुपए की है जिसको इंस्टॉल किया गया है एंड पुट टू यूज ऑन दी 1 अक्टूबर 2017। ठीक है। और सेम रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है 31 मार्च 2018 के लिए। ठीक है। तो पहली जो मशीनरी है उस पर तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे, ठीक है, 2500। बट जो मशीनरी हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक जो है 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी 500 रुपये 10% के अकॉर्डिंग। तो टोटल डेप्रिसिएशन 3,000 रुपये आएगी, है ना। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है, ये मैंने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में सिखा दी है, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। उसका डेप्रिसिएशन जो है ये जो था पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। दूसरा है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो यहाँ लिखा गया है कि इन द अबव एग्जांपल वर्ड पर एनम, है ना, जो पर एनम वर्ड होता है अगर मेंशन नहीं है आफ्टर द रेट, रेट के आगे जो है वो पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, जैसे ये रेट लिखा है पर ये पर एनम वर्ड सपोज करिए अगर नहीं लिखा होगा, है ना, तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज 10%, ऐसे जैसे लिखा है देन डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज फॉर एंटायर ईयर। तो डेप्रिसिएशन जो है वो पूरी साल के लिए लगाई जाएगी, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड। तब हम टाइम पीरियड को ध्यान में नहीं रखेंगे, है ना, जब आपके पास 10% ही लिखा हो, साथ में पर एनम वर्ड ना लिखा हो। ओके। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल को हम एक बार थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं इस पर एनम वर्ड को, है ना, ठीक है, 10% ही रखते हैं। ओके। तो जैसे अब हमने जो 2017 में जो मशीनरी सेकंड मशीनरी खरीदी है, अब उसके ऊपर भी 1,000 रुपए की पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, है ना। और ऐसा क्यों होगा कि जब पर एनम वर्ड मेंशन नहीं हो, ठीक है, तो ये पूरे साल की 3,500 रुपए की डेप्रिसिएशन आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है।
उसके बाद अब नेक्स्ट जो है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट नंबर 7 है, ध्यान से आप देखिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ अपने से, देखिए ध्यान से देखिए कि जो कैपिटल होती है उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने वाला कौन होता है? ओनर होता है, ठीक है। जो ओनर होता है उसने बिजनेस में लगाई है ये कैपिटल, बिजनेस का जो मालिक है इसने अपना पैसा ये इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब ये जो पैसा है ये बिजनेस का खुद का नहीं है, ये ओनर का पैसा है, ओके। अब जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है आईओसी, जो बिजनेस पे करेगा ओनर को, वो ओनर के लिए क्या है? इनकम है, ठीक है। पर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के होते हैं, इसलिए बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या माना गया है? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस माना गया है स्टूडेंट, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में जो कैपिटल होती है ना, कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में हम शो करते हैं, आपको पता है ना। तो जो भी अमाउंट हमारा कैपिटल का होता है उस कैपिटल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ओनर के लिए इनकम है, ठीक है। बट बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका जो डबल इफेक्ट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। पहले दोनों इफेक्ट आपको मैं इसके बता देता हूँ। तो इसका जो डबल इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि पहले तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे, ठीक है। ये 7वीं एडजस्टमेंट है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो कर देंगे, और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? जो कैपिटल होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको, ठीक है। बस ये दो इफेक्ट होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का। तो जनरली इट ऑर्डर टू नो द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, interest at a normal rate is charged on the capital invested by the proprietor in the business। देखिए, अगर आप बिजनेस की ट्रू एफिशिएंसी के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो जो इंटरेस्ट होता है जो कैपिटल पे हम लगाएंगे, है ना, कौन सी कैपिटल? जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाई है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको चार्ज करना पड़ेगा, उसको मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर चार्जिंग सच इंटरेस्ट मे बी कॉल्ड और नोन एज रियल प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर चार्जिंग, देखिए जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचा वो रियल प्रॉफिट है जो बिजनेस ने अर्न किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है कि 6% का इंटरेस्ट है जो हमने 5 लाख की कैपिटल पे अलाउ करना है, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस जो है कैपिटल का बढ़ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना। ये आपको एमकॉम तक काम आएंगी सारी बातें। अब देखिए ट्रीटमेंट क्या है फाइनल अकाउंट्स में इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंस, जैसे कि मैंने आपको बोला बिजनेस के लिए खर्चा है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो करेंगे, है ना, और इसको ऐड करेंगे, है ना, कैपिटल में, है ना, क्योंकि ये प्रोप्राइटर के लिए एक टाइप की इनकम है, गेन है, फायदा है उसके लिए, ओके। तो दो टाइप के इसके इफेक्ट होते हैं, पर सिंगल डबल इफेक्ट जो है मैं आपको क्वेश्चन करती बार भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम टाइम जो है कहाँ दिया होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दिया होता है हमारे पास एडजस्टमेंट के बाहर ही, है ना। अगर अंदर भी दिया होगा तो मैं आपको बताऊंगा आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को लिख दीजिए, इसका डबल इफेक्ट और ये इसकी एंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि साथ साथ में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कई बार क्या होता है जो प्रॉप्राइटर होता है वो कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लेता है, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। तो ऐसी ड्रॉइंग्स पर जो है उसको जो है वो क्या करना पड़ता है, कई बार इंटरेस्ट भी चार्ज देना पड़ता है, इंटरेस्ट चार्ज करती है फर्म यानी कि बिजनेस। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है बिजनेसमैन पे करेगा फर्म को, ठीक है। जो बिजनेसमैन होगा
वो पे करेगा फर्म को, कौन, बिजनेसमैन है ना, ओनर फर्म को पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है स्टूडेंट्स, वो बिजनेस के लिए क्या हुई फिर, इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए इनकम है, और उसके लिए वो एक्सपेंस है ओनर के लिए, है ना, ओनर के लिए एक्सपेंस है। तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, सिंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गेन टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए फायदा है, इनकम है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ये पहला इफेक्ट है इसका। और दूसरा इफेक्ट, ये एक्सपेंस है प्रोपराइटर के लिए, तो इसको डिडक्ट किया जाएगा कैपिटल में से, है ना, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये दूसरा इफेक्ट है, तो इसका दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया होता है। ओके, दो इसके डबल इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन व्हेन आइटम लोन इज शोन और गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए जब आपकी जो लोन है, लोन लिखा है, वो आपको क्रेडिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो इसका मतलब क्या है कि द अमाउंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सम पर्सन, कि किसी पर्सन से बोरो किया गया है, या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी बैंक से जो है बोरो किया गया है पैसा। ठीक है, हमने लोन लिया है, बिजनेस ने लोन लिया है, तो लोन इज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। तो लोन क्या है, लोन लाइबिलिटी है फर्म के लिए, एंड इंटरेस्ट ऑन सच लोन विल बी एन एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो लोन क्या हुआ आपके लिए, लाइबिलिटी है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। इफ इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन लोन, है ना, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, द अनपेड इंटरेस्ट विल हैव टू बी कैलकुलेटेड, है ना, और उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह हम दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे आप इसमें माहिर होते जाएंगे, है ना, कि अनपेड इंटरेस्ट यानी कि कोई ऐसा एक्सपेंस जो पे नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग बन जाएगा। तो ऑन दी अदर हैंड, अगर इफ द आइटम ऑफ लोन जो है वो डेबिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, अगर लोन डेबिट में दिया गया है, तो इसका मतलब है अमाउंट हैज बीन लेंट टू सम अदर पर्सन, की बिजनेस ने किसी दूसरे पर्सन को पैसा उधार दिया है, लोन लोन दिया है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो हमारे लिए फिर एसेट बन जाएगा। ठीक है, और ऐसी जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगी, जिसको ऐसी इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए गेन बन जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, है ना। तो बातें यहाँ पे साफ सी हैं, मैं आपको बता देता हूँ बात क्या है, कि ये आपका ट्रायल बैलेंस है ना। अगर आपका लोन यहाँ दिया है क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट और लोन जो है हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है ना, एक्सपेंस है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमारा लोन डेबिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के लिए, तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एसेट है। ठीक है, सॉरी, ऐसा लोन हमारे लिए एसेट है, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या होगी, वो हमारे लिए इनकम होगी, किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ उसको। देखिए कि अगर हमारा लोन जो है वो डेबिट साइड में लिखा है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब है हमने किसी पर्सन को पैसा दिया है, और हम इसको एसेट साइड में दिखाएंगे, ऐसे लोन को, और ऐसे लोन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो फर्म के लिए फायदा है। तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स when the loan appears on the credit side of trial balance. When the loan appears on the credit side of the trial balance, interest on it will be an expense. तो जो ऐसा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंस माना जाएगा, और उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट विल बी शोन एडेड टू लोन अकाउंट, है ना, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए जी, तो साफ साफ यहाँ पे क्या बोला गया है, ए ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट में सुन लीजिए। अगर आपका लोन जो है वो क्रेडिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो वो जो ऐसा इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो एक्सपेंस है, और उसको डेबिट साइड में दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू लोन अकाउंट टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता है ट्रीटमेंट, वैसा ही होगा फिर। ओके, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जो बात है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है,
ये हमारी 9th एडजस्टमेंट है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना, इंटरेस्ट और लोन से रिलेटेड बात। अगर क्लियर हो चुकी है तो एक बार फिर से, अगर क्लियर नहीं हुई है सॉरी, तो मैं एक बार मतलब फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर लोन जो है वो क्रेडिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो ऐसे लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म के लिए एक्सपेंस है ना। तो ऐसे लोन को हम, ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगा ऐसे इंटरेस्ट का, वो लाइबिलिटी साइड में कंसर्न लोन में ऐड हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये बैड डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही है ना, थैंक यू सो मच।